The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach mathematical economics on this channel. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम अभी तक सेट, रिलेशन, फंक्शंस, सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ चुके हैं और पिछली वीडियो से हमने लिमिट्स को शुरू किया था। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और ये समझा था कि जब हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट का मतलब क्या होता है एंड व्हाट डू वी मीन बाय लिमिट्स। लिमिट्स कितने तरीके की होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसको हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में भी समझा था और हमने उसको इस तरीके से भी समझने की कोशिश की थी कि लिमिट जो है वो कब एग्जिस्ट करेगी और कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम रूल्स को पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे कि किन किन कंडीशंस में हम क्या क्या रूल्स जो है वो लगा सकते हैं लिमिट्स में। उसके बाद में हम फॉर्मूलेज को यूज करके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि हम रूल्स को कैसे समझें, हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं उनको कैसे समझें। फटाफट से मैं रिकैप करा देती हूँ कि मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में क्या पढ़ाया था। मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि अगर हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसके अंदर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर हमारा x जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ टेंड करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ता है। याद रखने वाली बात लिमिट के कॉन्सेप्ट में ये थी कि हमारी x की वैल्यू जो थी वो a के बराबर नहीं थी, वो a की तरफ बढ़ रही थी, या तो पॉजिटिव की तरफ से बढ़े या नेगेटिव की तरफ से बढ़े, वो a की तरफ बढ़ रही थी। लिमिट वॉज एक्सटेंडिंग टू द a एंड दैट इज वाई इट वॉज लाइक एफ एक्स। जब लिमिट a की तरफ बढ़ रही थी तो x की जो वैल्यू है यानी कि जो y की वैल्यू है, क्या वो b की तरफ बढ़ रही थी या b के इक्वल थी या नहीं। अगर थी तो वही उस फंक्शन का क्या हो जाता है, लिमिट। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट ऑफ फंक्शंस का। आज की इस वीडियो में हम रूल्स देखेंगे। ठीक है, रूल्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम लिमिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली लिमिट्स को पढ़ने का मतलब क्या है, या फिर हम किसी भी फंक्शन की लिमिट को क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम उसको कैलकुलेट कर पाए। तो जब हम रूल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, वो कितने एप्लीकेबल हैं लिमिट पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे 4 होते हैं। फर्स्ट हम ऐड करते हैं, सेकंड हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। तो ये हमारे 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम लिमिट्स में एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो सारे ऑपरेशंस हैं ये हम लिमिट्स में भी यूज कर पाते हैं। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर हमें किस तरीके से एक फंक्शन को देखना है। तो अभी तक हम क्या ले रहे थे कि हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब क्योंकि हमें ऑपरेशंस देखने हैं, हमें रूल्स देखने हैं, तो हमें 2 फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमने मान लिया हमारा दूसरा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, ये हमारा पहला फंक्शन है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है। दोनों ही फंक्शंस में जो हमारी x है वो a की तरफ टेंड कर रहा है, ये सबसे कॉमन बात है। देखिए बच्चे जो होते हैं वो लिमिट के कॉन्सेप्ट में इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल समझने वाली है कि जो लिमिट है, यानी कि जो लिमिट के अंदर x की वैल्यू है वो दोनों ही फंक्शंस में a की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, अगर एक में a की तरफ बढ़ेगी और एक में b की तरफ बढ़ेगी तो ये फॉर्मूलेज एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये फॉर्मूलेज केवल उसी केस में एप्लीकेबल होंगे जब दोनों ही वैल्यूज जो है a की तरफ टेंड करेंगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैं फिर से लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। अब हम इसको एक शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, L1, ताकि चीजों को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। हमारा दूसरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू जी एक्स। इसमें हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, और इसको हम क्या मान लेते हैं, L2। ठीक है, ये हमने L1 L2 अपने हिसाब से माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। L मानने का सबसे इजी तरीका इसीलिए क्योंकि लिमिट्स पढ़ रहे हैं तो L1 और L2 हमने मान लिया। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने जितना पहले पढ़ा है केवल उसी को आगे पढ़ा है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, 2 फंक्शन ले लिए, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, अब हमें सबसे पहले समझना है कि जो लिमिट है कांस्टेंट फंक्शन की, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज द कांस्टेंट वैल्यू, इज द कांस्टेंट वैल्यू
ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पहले वाले टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको लिमिट समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है, यानी कि जो सारा मैथमेटिक्स है वो रिलेटेड है। अब आपको फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, ठीक है, यानी कि उस फंक्शन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ होता ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए उसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा। जैसे कि yx इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट फंक्शन है ये, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कोई भी वैल्यू x का पुट कर लीजिए, आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम इस केस में लगाएंगे लिमिट, यानी कि अगर हम लगाएं लिमिट x टेंड्स टू a और ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? c, यानी कि वही जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू का फंक्शन है वही हमारी रिपीट हो जाएगी। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बेटर क्लैरिटी के लिए मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो इररिलेवेंट हो जाता है। हम उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी लें, हमारा जो आंसर है वो एक फिक्स्ड वैल्यू ही आएगी। इसीलिए जब हम उसमें लिमिट लगाएंगे तो वही फिक्स्ड वैल्यू क्या है? हमारी लिमिट बन जाएगी। अब जब हमारा कांस्टेंट फंक्शन डिसाइड हो ही गया है कि वैल्यू जो 4 के इक्वल ही रहेगी, तो उसकी लिमिट भी तो 4 रहेगी ना। कॉमन सेंस, वो 4 से ना ज्यादा हो सकता है ना 4 से कम हो सकता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 4। नाउ हमारा सेकंड जो रूल है वो हमें समझना है। सेकंड रूल जो है वो मैं साथ में ही ऐड और सबट्रैक्ट का आपको समझा देती हूँ, यानी कि लिमिट ऑफ सम एंड डिफरेंस, ठीक है, लिमिट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन is sum and difference of their individual functions of their individual limits। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पूरी लैंग्वेज इसी में लिखी है, आगे मैं केवल समझाऊंगी, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, जो दो हमारे फंक्शन है, जो दो हमारे सेपरेट फंक्शन है, अगर उनमें हमें सम एंड डिफरेंस निकालना है तो उनकी इंडिविजुअल लिमिट्स को कैलकुलेट कर लीजिए, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि लिमिट जो है दोनों की एक ही तरफ टेंड हो रही थी, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट एक जगह टेंड नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। अब दोनों ही फंक्शन एक ही वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर एक ए की तरफ बढ़े और एक बी की तरफ बढ़े तो वो कॉन्सेप्ट फिजिबल ही नहीं होगा, ठीक है। fx प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है, अगर हमारी एक की तरफ वैल्यू टेंड कर रही है और हमें दोनों का सम या डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों की इंडिविजुअल लिमिट निकाल लेंगे fx प्लस, और दोनों की इंडिविजुअल लिमिट को निकाल के उनको या तो ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमें जैसे भी हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, हम उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अलग से कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें इंडिविजुअल लिमिट गिवन है तो हम कंबाइंड लिमिट इजीली उनको ऐड करके निकाल सकते हैं। देखिए अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। एक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं, और एक हमने पढ़ा था कि अगर हमें दो डिफरेंट फंक्शंस गिवन हो तो हम उसमें सम और इंडिविजुअल लगा सकते, सम और डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं उनकी इंडिविजुअल लिमिट्स को कैलकुलेट करके। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर हमारे पास एक तो कांस्टेंट फंक्शन गिवन हो और उसके साथ में एक वेरिएबल फंक्शन गिवन हो, अगर कांस्टेंट फंक्शन और वेरिएबल फंक्शन दोनों गिवन है तो हम किस तरीके से लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a c प्लस लिमिट x टेंड्स टू a fx, ठीक है, हमें ये दो गिवन है। अब हम इसमें किस तरीके से निकालेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। fx हमने क्या माना था, L1 माना था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a fx was equal to L1, limit x tends to a, fx gx was equal to L2। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें देखना है, हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हमें देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम किस तरीके से करेंगे।
देखिए जब मैंने आपको सम और डिफरेंस बताया था, मैंने पूरी लैंग्वेज आपको तभी लिख के समझा दी थी। अब मैं लैंग्वेज लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैथ्स की क्लास है, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई देखना है, तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू gx, ठीक है। अगर हमें ये पूरा निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने सम और डिफरेंस में लगाया था कि हम इंडिविजुअल लिमिट्स निकाल के उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a इंटू gx। कोई कंफ्यूजन नहीं है इतने में। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, फाइन। यानी कि इंडिविजुअल लिमिट्स को निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी कंबाइंड लिमिट आ जाएगी। फिफ्थ हमें देखना है डिवीजन, इसको हम क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। अगर दो हमारी लिमिट्स जो है वो क्वोशिएंट में गिवन है तो हम किस तरीके से उनकी लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन gx, अगर हमें ये गिवन है तो हम कैसे लिमिट्स को निकाल सकते हैं। देखिए जब हमने ऐड को पढ़ा, जब हमने सब्ट्रैक्शन को पढ़ा, जब हमने मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा, तो हमारे सामने केवल एक कंडीशन थी कि इंडिविजुअल निकालो, बाद में जो भी यहाँ पे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आप उसी हिसाब से आगे कर सकते हो। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस निकाल दीजिए इंडिविजुअल लिमिट निकाल के, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए इंडिविजुअल लिमिट निकाल के, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम क्वोशिएंट रूल की बात करेंगे या फिर लिमिट्स में डिवीजन रूल की बात करेंगे तो हमें दो चीजें याद रखने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और उसके बाद में लिमिट्स x टेंड्स टू a gx। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो कि सेम है सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, सारे अलजेब्रिक कंप्यूटेशंस में ये हमारी एक कंडीशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि जब हम डिवीजन रूल और क्वोशिएंट रूल की बात करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना आए, यानी कि gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो डिवीजन रूल है इसकी कंडीशन ये है कि gx हमारा 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां से फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल फंक्शन है उसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड किया था सेम वे में हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, c इंटू L1, ठीक है। L1 इंटू L2 यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन होती है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। L1 अपॉन L2 प्रोवाइडेड दैट L2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी एक फ्रैक्शन हमारे पास है और उस फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर 0 होने के बाद वो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, और जो इनफाइनाइट फंक्शन होता है वो एक तरीके से इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता है। इसीलिए हमारा प्रीफरेंस होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। इसके बाद में हमें दो कॉन्सेप्ट और समझने। सबसे पहले हमें समझना है रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन ही क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, y इज इक्वल टू f(x), दिस इज द रेसिप्रोकल फंक्शन। अब क्या है, हम एक बेसिकली एज्यूम करते हैं, जब आपने सेकंड या थर्ड में मैथ्स पढ़ा होगा, तो अगर हम बोल रहे हैं 7 तो इट्स ऑटोमेटिकली लाइक दिस 7/1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो y इज इक्वल टू 1/f(x). सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम अभी तक निकालते हुए आ रहे थे, लिमिट्स x टेंड्स टू a, अगर हमें 1/f(x) निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा 1 जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसमें लिमिट लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। जहां भी कहीं फंक्शन होगा वहां लिमिट लगा देंगे। अगर इंडिविजुअल निकालना है तो इंडिविजुअल लिमिट लगा दो, यहां पे निकालना है तो लगा दो। कंडीशन इसमें क्या है, सेम कंडीशन है इसमें, 1/L1 हो गया। L1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डिवीजन वाली कंडीशन थी कि इसमें L2 0 के इक्वल ना हो, इसमें ये कंडीशन थी कि L1 0 के इक्वल ना हो, सेम कंडीशन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमारा सिक्स्थ है, सिक्स्थ जो हमारा कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल फंक्शन के अलावा, कि अगर हमें अंडर रूट में गिवन हो तो हम कैसे निकालें,
अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो अंडर रूट में है तो फिर किस तरीके से लिमिट निकालेंगे? अंडर रूट से ज्यादा डाइवर्स तो नहीं होगा, तो अंडर रूट में निकालने के लिए लिमिट्स x टेंड्स टू a n अंडर रूट एफ एक्स, लेट्स से हमारा ये है, ठीक है। हमें इस तरीके से कोई फंक्शन गिवन है और हम इसका अब लिमिट निकालना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो ये जो हमारा n है ये हमारा कांस्टेंट है, तो सबसे पहले बाहर आएगा। कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो हमारा जो कांस्टेंट है n वो बाहर हो जाएगा और अंदर हमारा क्या रह जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट एफ एक्स। एफ एक्स की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं? L1 भी लिख सकते हैं, यानी कि n इंटू लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट L1। अब देखिए, जैसे डिवीजन में कंडीशन थी, जब हम डिवाइड कर रहे थे तो हमारी क्या कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। रेसिप्रोकल में क्या था कि जो हमारा फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अंडर रूट में क्या कंडीशन है? अंडर रूट में कंडीशन ये है कि जो हमारा L1 है ना, या तो वो जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो, जीरो से छोटा ना हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जब मैथ्स पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन एक बात आपने देखी होगी कि जब भी अंडर रूट में वैल्यू जाती है, अगर अंडर रूट -11 है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की श्रेणी में चला जाता है, यानी कि वो जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बनेगा, नॉर्मल जो रियल नंबर होते हैं उसमें नहीं बनेगा। और इकोनॉमिस्ट को ना कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ लेना देना नहीं होता है, हम केवल रियल नंबर में डील करेंगे। इसीलिए हमारे जो L1 है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इकोनॉमिस्ट ही नहीं, है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिशियंस भी यही कहते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंडर रूट में नेगेटिव की वैल्यू आई तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में टर्न हो जाएगा। ये सारे हमारे रूल्स थे, लेकिन हम जानते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें रूल्स और स्टैंडर्ड लिमिट्स हमें दोनों पढ़नी थी। अभी हमने 5-6 रूल्स पढ़ लिए हैं, अब हम 5 स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ेंगे और फिर इस वीडियो को रैप अप कर देंगे। देखिए, ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। स्टैंडर्ड लिमिट्स का मतलब क्या है कि जब भी हमारा कोई भी क्वेश्चन या लिमिट जो है इस फॉर्मेट में आएगी तो हम उसको डायरेक्टली इसके इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी लिमिट a की तरफ टेंड कर रही है और जो हमारा फॉर्मेट है वो है x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, यानी कि बिल्कुल सेम से डिवीजन हो जाए, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। देखिए ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, केवल पावर का डिफरेंस है। तो वो लिमिट किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है? a शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि a जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। केवल पॉजिटिव रियल नंबर अगर है तो ही ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। दूसरी जो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट्स है उसमें हमारी जो x की वैल्यू है वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ रही है और देयर इज एडिशन 1 + 1 अपॉन x की पावर x। देखिए ये जो है ना ये सेम ही चीज है, इसमें जो हमारी वैल्यू है वो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, इसमें हमारी जो वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है। लेकिन अगर आप इसका इंटरनल देखें 1 में ही ऐड हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम एक रेसिप्रोकल फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो उसकी पावर नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ पे हम एक नॉर्मल फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो उसकी पावर रेसिप्रोकल फंक्शन है, इज इक्वल टू ई की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 2.17828 वही वैल्यू हमने यहाँ पे ली है। तो बेसिकली मोर और लेस ये दोनों हमारे सेम फंक्शन है। हमको ये याद करना है कि 1 में अगर हम रेसिप्रोकल को ऐड कर रहे हैं तो हमारी जो एक्सपोनेंट है वो नॉर्मल हो जाएगा, अगर हम नॉर्मल फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो हमारी जो पावर है वो रेसिप्रोकल फंक्शन में हो जाएगी। और हमें ध्यान रखना है कि जहां पे हमारी पावर नॉर्मल है वो इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, जहां हमारी पावर रेसिप्रोकल में है। देखिए आप इसको समझिए ना, 1/x इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो एनी हाउ वो इंफिनिटी ही आना है, तो काइंड ऑफ रिलेटेड ही फंक्शन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, अगर हमें इस तरीके का फंक्शन गिवन है तो उसकी वैल्यू होती है log e a, जिसमें a की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, यानी कि जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट है वो नेगेटिव या इक्वल टू 0 पे डील नहीं करनी है, और सब में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। लास्ट हमारी लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज ऑल्सो log e, लेकिन यहाँ पे a है और यहाँ पे e है, यानी कि ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो इसी का ही एक स्पेसिफाइड फंक्शन है। a जो है वो हमारा जेनरिक फंक्शन है, और क्योंकि a हमारा जेनरिक फंक्शन है
तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ए यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट को कैलकुलेट करके। लेकिन जब हम ए को जनरल फंक्शन से स्पेसिफिक बनाते हैं और ए की जगह हम ई लिखते हैं, log ई, तो हमारा आंसर में भी क्या आता है, ई, क्योंकि पावर log ई इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए हमारी जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या होता, log ई 3 हम लिख देते, ठीक है। तो बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स को याद कर लीजिएगा और जो इससे पहले मैंने आपको रूल समझाया उनको समझ लीजिएगा। ये लिमिट्स अगर याद रहेंगे तो आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इससे अगले वाली वीडियो में हम लिमिट्स के 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड लिमिट्स कहाँ यूज होती हैं या फिर किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।